हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन से अपने कमिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लॉकडाउन के दौरान हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो बंद हो गई थी। काफ़ी समय हमने वेट किया और हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो भी परेशान है, बार बार कॉल करते हैं, पूछते हैं सर कब से क्लासेस शुरू की जाएगी। तो क्लासेस कोई गाइडलाइन ना मिलने के कारण अभी क्लासेस संभव नहीं है, क्योंकि हमें जो गवर्नमेंट है उनकी गाइडलाइन का पालन करना है। और वैसे भी हम सबको अपना जीवन बचा के रखना है, ये काफ़ी बहुत कीमती है। उस आपको लाइफ में बहुत संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है। तो फाइनली गवर्नमेंट की गाइडलाइन का हमें पालन करना है, गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है। तब तक गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक हम ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स की परेशानी को देखते हुए हमने फिर ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का डिसीजन लिया और अब ये क्लासेस हमारी परमानेंट चलेगी, चाहे ऑफलाइन क्लासेस चले या ना चले। तो बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं कि सर कैसे करें, हम समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, फॉर्म भी फिल कर चुके हैं। अभी पेट का एग्ज़ाम, पेट के जो फॉर्म है वो आए थे, वो काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरे हैं। और साथ ही साथ यूपीएसआई के एग्ज़ाम भी है और लेखपाल की कमिंग वैकेंसीज भी है, जो आने वाली वैकेंसीज है अभी, उसको लेकर भी हमें तैयारी करनी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी और ऑफलाइन क्लासेस में हम क्लास में जाके हम अपनी क्लास को लेंगे। तो अब शायद ये कहीं ना कहीं थोड़ा क्रिटिकल मामला है, जैसे माहौल को देख के बाहर देखा जा रहा है कि सिचुएशन जो चल रही है। तो ऑफलाइन क्लासेस तो ठीक है, गवर्नमेंट की अगर गाइडलाइन आती है तो हम ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे, अदरवाइज हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो चलती रहेगी। चलिए, तो अगर हम फिलहाल एग्जामिनेशन पे बात करें तो पेट का फॉर्म भर चुका है, आप लोगों ने भर लिया है और यूपीएसआई का एग्ज़ाम कमिंग है और शायद कोई जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिले, कोई सूचना मिले यूपीएसआई एग्ज़ाम के बारे में। दूसरा, 2022 के चुनाव है, तो 2022 के चुनाव से पहले गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा वैकेंसी निकाल सकती है वो चुनाव से पहले निकालेगी। और 2022 के बाद के चुनाव के बाद क्या होगा, ये वैकेंसीज के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि आप देख ही रहे हो पीछे चुनाव हुआ तो चुनाव होने के बाद वैकेंसीज आई या नहीं आई वो आपको पता है, आपके सामने है। तो वैकेंसीज चुनाव के बाद कमी आई है, लेकिन अब उसी चीज़ को आप थोड़ा महसूस करके सोच सकते हो कि चुनाव के बाद वैकेंसी होगी या नहीं होगी, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आएगी वो चुनाव के बाद कभी नहीं आएगी, चुनाव से पहले ही ज़्यादा वैकेंसी होती है। ठीक है, तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी प्रक्रिया में गवर्नमेंट लाने जा रही है और संभवतः 50-52 हज़ार वैकेंसी तो कन्फर्म ही है, सरकार उससे ज़्यादा पे भी विचार कर रही है। तो काफ़ी वैकेंसी होगी, उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन बनाए रखिएगा और अब हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे, लगातार रहेंगे। सारे सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे, जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आज जो है हम सबसे पहले आज हम इतिहास पे बात करने जा रहे हैं और इतिहास सब्जेक्ट की जो क्लास है उस पर हम टॉपिक ना लेकर पूरी जो हमारी हिस्ट्री है, पूरा जो भारत का इतिहास है, उसकी हम फ्रेमिंग पे काम करेंगे। फ्रेमिंग मतलब हम उसको जानेंगे कि हमें इतिहास के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या होता है। ये आपकी नींव का काम करेगा। जितना ज़्यादा अच्छा आप, जितना बेस्ट इस नींव को आप बना के रख सकते हो, जितना अच्छी तरीके से आप इस फ्रेमिंग को जितना अच्छे से आप समझ सकते हो, आगे इतिहास के टॉपिक्स, इतिहास के चैप्टर्स आपको समझने में उतना आसानी होगी। इतिहास काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। कहते हैं कि सर याद करने में बड़ी समस्या होती है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। ये समस्या सबके साथ होती है। ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आप रिवीजन कितना कर रहे हो,
जितना आप ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपको याद रहेगा, जितना आप पढ़ने के बाद किताबों को, बुक्स को, नोट्स को उठा के रख दोगे, इतना हिस्ट्री आपसे दूर चली जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए आज हम फ्रेमिंग पे बात करेंगे, सिर्फ नींव पे बात करेंगे इतिहास की, कि इतिहास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। इसको आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो अपना प्रयास कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसानी से ये सब चीज़ें समझ आए। साथ ही साथ हम शॉर्ट ट्रिक का भी हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर सीक्वेंस, शासकों के सीक्वेंस है और साम्राज्यों की सीक्वेंस है या फिर दूसरी चीज़ें हैं, हम उनको याद करें तो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की हम कोशिश करेंगे। बट वो टॉपिक जब हम करेंगे तब की बात होगी, अभी सिर्फ हम फ्रेमिंग पे काम करेंगे। हम सिर्फ आज परिचय क्लास है, एक तरीके से हम इतिहास का परिचय लेंगे कि हम इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिएगा, भारत का इतिहास, ये परिचय क्लास। देखिए, भारत का इतिहास हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को हम 3 पार्ट, प्राचीन भारत को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो है, चलिए एक्चुअल में जो इतिहास है वो क्या है। तो अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास का मतलब वो है जिसका जो अतीत, जो बीत चुका, जो समय बीत चुका, उसका लिखित प्रमाण ही इतिहास कहलाता है। चलिए, लेकिन अगर प्रागैतिहासिक काल बोला जाए, पूछा जाए प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल वो काल जिसका हमारे पास, जिस बीते समय का हमारे पास कोई लिखित प्रमाण न हो, वो क्या है, वो है हमारा इतिहास, प्रागैतिहासिक काल। फिर आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल है जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण तो हो, लेकिन उसकी लिपि गूढ़ हो। गूढ़ से मतलब समझ ना आए, पढ़ने योग्य ना हो। ठीक है, तो वो लिपि जिसका लिखित प्रमाण तो हो लेकिन उसको हम पढ़ ना सके, वो क्या होगा, वो आद्य ऐतिहासिक काल होगा। तो इसको समझने के लिए हम किस पर निर्भर रहेंगे, या तो पुरातत्व विभाग पे निर्भर रहेंगे, या फिर हमारे पास कोई दूसरा खुदाई का और कोई माध्यम, जैसे हम बोल सकते हैं साहित्यिक हिस्सा भी इसमें आ सकता है, साहित्य या फिर पुरातात्विक विभाग, पुरातत्व द्वारा पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत से जो हमें जानकारी मिलती है उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तीसरा ऐतिहासिक काल वो है जिसका प्रमाण हमारे पास लिखित हो। ठीक है, चलिए ठीक है, 3 हो गई। उसमें देखते हैं, अब हम प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। चलिए, अगर हम इसमें काल की बात करें तो काल की बात में आप याद रखिएगा, पुरापाषाण काल हमारा एक ऐसा काल है जिसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कोई कहता है कि 32,000 ईसा पूर्व, 32 लाख ईसा पूर्व पहले का समय है, कोई जो है लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात करता है। तो मतभेद होने के कारण हम इसको अज्ञात समय से शुरू करते हैं, अज्ञात समय से शुरू करते हैं, और ये 8000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। मध्यपाषाण काल की बात करें तो 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है, और नवपाषाण काल की बात करें तो 4000 से 2500 ईसा पूर्व का काल माना जाता है, 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको बताया कि आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण तो हो सकता है, पर उसकी भाषा जो है वो डिफिकल्ट होने के कारण हम कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसको जानने के लिए हम 2 स्रोतों पर निर्भर हो सकते हैं, या तो पुरातात्विक में जो खुदाई के माध्यम से जो हमें चीजें मिली है उसके हिसाब से हम इतिहास, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कुछ साहित्य ऐसे हैं जो हम पढ़ सकते हैं, उनके माध्यम से आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हड़प्पा संस्कृति और वैदिक सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति, इसका हम समय देखिए आद्य ऐतिहासिक काल का, तो आद्य ऐतिहासिक काल आपका 2500 से शुरू होगा,
2500 ईसा पूर्व से शुरू होगा और ये समय आपका ये आपका 600 ईसा पूर्व तक 600 ईसा पूर्व तक का समय होगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये दोनों जो हड़प्पा संस्कृति और वैदिक सभ्यता है, इन दोनों का ही कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। यहाँ हड़प्पा संस्कृति का जो काल है 2500 से शुरू हुआ, 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। और यहाँ वैदिक सभ्यता जो है इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक होगा ऋग्वैदिक काल और एक होगा वैदिक काल, सॉरी उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अंदर का इतिहास टॉपिक में हम जानेंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ फ्रेमिंग पे काम कर रहे हैं ताकि हम इतिहास को समझ सके कि इतिहास में हमें पढ़ना क्या होता है। ठीक है, चलिए ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो ऐतिहासिक काल वो काल जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण हो, जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य हो, हम उसको लिखे हुए को पढ़ सके, वही और लिख पढ़ने के बाद हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सके, तो वो ऐतिहासिक काल होगा। अब ऐतिहासिक काल उत्तर वैदिक काल के बाद जो 600 ईसा पूर्व है उसके बाद का ही काल है। ठीक है, मैंने आप अगर पीछे नजर दौड़ाओगे तो सारा आपका जो है वो टाइम टू टाइम लिंक हो रहा है। देखिएगा, अज्ञात काल से 8000, 8000 से 4000, 4000 से 2500, 2500 से 1750, 1750 से लगभग वही मानिएगा 1750 या फिर लगभग 1500। ठीक है, तो 1500 से 1000, 1000 से 600 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के जो बाद का काल है वो हमारा ऐतिहासिक होगा, उसका प्रमाण हमारे पास लिखित होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, देखिए लिखित है तो हम इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो हमारे पास ऐसे 3 स्रोत हो सकते हैं जिनसे हम ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वो 3 स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हमारे साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा पुरातत्व भी इसमें सहयोग कर सकता है। पुरातत्व में जो प्राप्त चीजें हैं उनसे भी हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत। तीसरा, विदेशी यात्रियों ने जो विवरण दिया है उनसे भी हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए, जो विदेशी यात्री भारत आए वो पूरे भारत में घूमे या भारत के किसी हिस्से में घूमे, किसी राजा के समय में उसके दरबार में रहे, तो उन्होंने उसके दरबार की या फिर वो जहाँ पर गए वहाँ के बारे में उन्होंने पता उनको उनके सामने की बातें हैं तो उनको पता है। उन्होंने अपने जो विवरण में या उनके द्वारा लिखी गई किताबों में उन्होंने अपना विवरण दिया, तो उससे हम ये जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 स्रोत हैं। तीनों स्रोतों को हम देखेंगे अलग अलग से जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये 600 ईसा पूर्व बाद की बात है, ये ऐतिहासिक काल की। इसमें हम 3 चीजें जानेंगे जो हमें जानकारी देगी ऐतिहासिक काल की। ठीक है, अब देखिएगा 600 ईसा पूर्व, तो 600 ईसा पूर्व 500 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये हमारा 6ठी शताब्दी होगा। शताब्दी से मतलब 100 वर्ष का टाइम, शताब्दी से मतलब 100 वर्ष का टाइम। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की जो बीच का काल है, उस काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और 16 जनपदों का उदय आपको मिलेगा। ठीक है, तो इनको हमें जानना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और 16 जनपद। ये कब की बात होगी? 6ठी शताब्दी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस किस समय में हम किस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास जो समय है ये
समय के हिसाब से अगर आप चीज़ों को जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको एक लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप बिना समय के इनको याद रखोगे तो चीज़ें आप जल्दी ही भूलना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो चलिए, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप समय के हिसाब से समय के साथ साथ इनको जोड़ के याद रखिएगा। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी में आप कितनी चीजें पढ़ोगे? 3 चीजें पढ़ोगे। क्या क्या? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और 16 जनपद। तो आप इसको याद रखने के लिए एक मैं आपको ट्रिक बता दूंगा ताकि आपको याद रहे कि 6ठी शताब्दी में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, 6ठी शताब्दी में आपको बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, 16 जनपद पढ़ना है। ठीक है, तो आप ट्रिक बना लीजिएगा। क्या? देखिए, छोटू पर 16 जनपदों का बोझ। इससे आप, इस ट्रिक से आप ये पता लगा लोगे कि हमें 6ठी शताब्दी में पढ़ना क्या है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या पढ़ना है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें बौद्ध, जैन और 16 जनपद पढ़ने हैं। वो हम कैसे जानेंगे? तो छोटू पर 16 जनों का बोझ या 16 जनपदों का बोझ। जन बोल लीजिएगा, 16 जनों का बोझ। तो छोटू का मतलब होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और 16 जनों का मतलब होगा 16 जनपद, और 16 जनों का बोझ, बो से होगा बौद्ध और जय से होगा जैन। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से ये पता लगा लेंगे कि हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पढ़ना क्या है। तो छोटू पर 16 जनों का बोझ, ये ट्रिक आपको बता देगी कि आपको 16 जनपद 6ठी शताब्दी ईसा, छोटू से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 16 जनपद, बौद्ध और जैन, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी के बाद नेक्स्ट आइएगा, ये जो हमारे 16 जनपद है, 16 जनपद, हाँ इससे पहले ये भी जान लीजिएगा, बौद्ध धर्म में जो मुख्य व्यक्तित्व है वो महात्मा बुद्ध है। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और जैन धर्म में महावीर स्वामी ये मुख्य व्यक्तित्व है, 540 में इनका जन्म हुआ था ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए इनकी मृत्यु तिथि याद रखना बहुत आसान है। देखिए कैसे, इनकी मृत्यु तिथि याद करने के लिए आपको बड़ा आसान सा एक मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए ये 5 है, इसमें से आप 1 घटा दो 4, इसमें से आप 2 घटा दो, इसमें से आप 2 घटा दो तो बच जाएगा फिर से 4। सॉरी, इसमें जोड़ना है आपको। देखिएगा, इसमें आपने 1 घटाया और इसमें आपको 2 जोड़ना है, 2 जोड़ा है तो 8, और इसमें आपको 0 बढ़ानी है। 3 में 0 बढ़ाएंगे तो 3 ही रहेगा। ठीक है, मतलब 483 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सेम आपको यहाँ भी यही वाला प्रोसेस अपनाना है। 563 में मैंने ये समय कैसे निकाला, इसमें मैंने 1 घटाया, मैंने -1 किया, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, -1 किया, +2 किया, और मैंने 0 इसमें प्लस किया। वही यहाँ कीजिएगा, -1 कीजिएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 प्लस कीजिएगा, 2 प्लस कीजिएगा 6 आ जाएगा। ये 0 है, आप जो का तो लिखिएगा, यहाँ पर 0 लिखा, और ये जो मैंने 0 बढ़ाई थी ये आप इसके ऊपर रख दीजिएगा, तो ये 8 बन जाएगा। तो इसमें और दोनों में सेम प्रोसीजर आ जाएगा जो डेथ ईयर है वो निकालने के लिए। तो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व ये महात्मा बुद्ध का जीवन काल है, और महावीर स्वामी का जो जीवन काल है 540 से 468 ईसा पूर्व का समय होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमने देखिए 6ठी शताब्दी में ये पढ़ना है, छोटू पर 16 जनों का बोझ। उसके बाद देखिएगा ये जो 16 जनपद थे, इस 16 जनपद में एक जनपद था आपका मगध, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो मगध था। अब इस मगध का उत्कर्ष हमें पढ़ना है। इस मगध का जो उत्कर्ष होगा 544 से 322 ईसा पूर्व तक। इसमें आपको लगभग मुख्य इतिहास में पहली बार वंश मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला वंश कौन सा? इसी मगध साम्राज्य में पहली बार जो वंश हमें मिल रहा है इतिहास में, वो हर्यक वंश मिल रहा है। हर्यक वंश, 3 वंश इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इनका कार्यकाल भी हमें जान लेना है। इनका जो कार्यकाल है देखिए 544 से ही शुरू होगा, 544 से शुरू होगा। और देखिए इसमें कहाँ तक ये है हम उसको कैसे जानेंगे,
तो ये जानने के लिए देखिए आसान सा ही तरीका है। आप देखिए इसमें आप 1 घटाइएगा 4 आ जाएगा, इसमें आपको 3 माइनस करना है, इसमें आप 3 माइनस करेंगे तो 3 माइनस करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, और इसमें आपको 2 माइनस करना है तो आपका 2 आ जाएगा। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि 544 से 412 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो हर्यक वंश का है। और सीधी सी बात है, आगे जो वंश है वो शिशुनाग वंश 412 से ही शुरू होगा, और 412 से कहाँ तक, यही सेम इसमें से माइनस कर दीजिएगा। 1 माइनस करेंगे, फिर 3 माइनस करेंगे, फिर उसके बाद 2 माइनस करेंगे। देखिए एक माइनस किया, इसमें से 4 है, इसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा। इसमें आपको 3 माइनस करने की बजाय इसमें 3 को प्लस करना है। इसमें माइनस किया था, इसमें प्लस किया था, 4 आ जाएगा। इसमें 4 में से 2 माइनस किया था तो इसमें आपको दोनों वाले बाद में प्लस करना है। इसमें हमने माइनस किए थे और इसमें हमें पहले वाला माइनस ही करना है, दोनों बाद के प्लस करना है। तो जब मैंने 4 में से 1 माइनस किया 3, और 4 में 3 प्लस किया तो 4, सॉरी 1 में 3 प्लस किया 4, और 2 में 2 प्लस किया तो भी 4। ठीक है, तो ये आपका जो समय निकल जाएगा वो शिशुनाग वंश का रहेगा। ठीक है, अब यहीं से 344 ईसा पूर्व से इस 44 का आधा कर दो तो 22 आ जाएगा। 322 ईसा पूर्व तक का जो ये काल है, ये आपका मगध राज्य का उत्कर्ष। कौन कौन राजा है, किसने क्या किया, मुख्य घटना जब टॉपिक पढ़ेंगे तब जानेंगे। चलिए नेक्स्ट आइएगा मौर्य साम्राज्य। देखिए नंद वंश का जो अंतिम राजा था वो घनानंद था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी हत्या कर दी थी। तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने यही 322 में की, और 323 में 322 में की, और लगभग 323 वही 322-23 में ईसा पूर्व में उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य चला। मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल आएगा। मौर्योत्तर का मतलब देखिए मौर्य प्लस उत्तर, उत्तर का मतलब बाद। ठीक है, मतलब मौर्यों के बाद का काल। ठीक है, अब मौर्यों के बाद के काल में हमें 3 वंश जानने हैं, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। तो शुंग वंश का कार्यकाल आपके पास ये देखेगा, यहाँ लगभग 184, तो वही लगभग 187। 187 सारे आपको पहले वाले भी लिंक मिलेंगे, सब आप ध्यान से देखिएगा। 322 है तो 323 है, फिर ये 184 तक चला तो लगभग 184 187। ये शुंग वंश 187 से 75 ईसा पूर्व तक चला, और फिर उसके बाद कर्ण वंश आया तो ये 75 से 30 तक चला। सातवाहन वंश 30 से 154 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, चलिए तो 3 वंश इसमें आपको याद रखने हैं, और 3 वंश ही आपको इसमें याद रखने हैं। ट्रिक आप जान लीजिएगा कि ऐसे कैसे आप याद रखेंगे। तो मगध साम्राज्य में आपको 3 है ना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो आप इसकी ट्रिक जान लीजिएगा। एक नाम आपने सुना होगा हसन। ठीक है, HS और N। ठीक है, ये इसकी ट्रिक बन जाएगी। मगध साम्राज्य में जो वंश होंगे कौन कौन से होंगे, सिर्फ 3 होंगे। कौन से? हसन। ठीक है, H का मतलब हर्यक वंश, S का मतलब शिशुनाग वंश, N का मतलब नंद वंश। ठीक है, इससे पहले भी हमने ट्रिक जानी थी 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या पढ़ना है, छोटों पर 16 जनों का बोझ हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मौर्य साम्राज्य में सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कार्यकाल। उसके बाद मौर्योत्तर में 3 वंश हमें जानने हैं, तो शुंग, कर्ण और सातवाहन। तो इसकी भी आप ट्रिक बना लीजिएगा, SKS। एक शब्द होता है शख्स, है ना, शख्स, SKS। तो शख्स में जो भी आपके फर्स्ट वर्डिंग होगी उससे आप ये बना सकते हैं, S से शुंग होगा, K से कर्ण होगा, और S से फिर सातवाहन होगा। ठीक है, कार्यकाल आपके सामने है। चलिए देखिए आगे आते हैं। फिर आप पढ़ेंगे विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। तो लगभग उस समय 4 विदेशी भारत में आए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो कौन कौन है? ग्रीक, इसको हिंदी यूनानी भी बोलते हैं, शक बोलते हैं। दूसरे शक है, उसके बाद पल्लव, उसको हम पार्थियन भी बोलते हैं, उसके बाद कुषाण है। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखने हैं कि मौर्योत्तर काल के बाद जो है भारत में विदेशी आक्रमण हुए। तो विदेशी आक्रमण में 4 लोग थे, ग्रीक, शक, पल्लव या फिर पार्थियन, और उसके बाद लास्ट में कुषाण। इसकी भी आप ट्रिक बना सकते हैं।
ट्रिक क्या बनेगी, जीएसपी के, है ना, जीएसपी के एग्जाम दोगे तो आप अच्छे से पास हो जाओगे। जीएसपी के पी के एग्जाम दीजिएगा तो आप अच्छे से पास हो जाओगे। तो एक ट्रिक बना लीजिएगा, जी का मतलब ग्रीक, एस का मतलब शक और पी का मतलब पल्लव या फिर पार्थेन, के का मतलब कुषाण। ठीक है, चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप ये फ्रेमिंग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि हमें हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। जितनी अच्छी आपकी फ्रेमिंग होगी तो उतना अच्छा आपको इतिहास आगे टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आप पढ़ेंगे संगम वंश। तो संगम वंश जो है लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, लगभग 600 वर्षों का ये समय है, 600 वर्षों का। इसमें आप तीन पढ़ेंगे, तीन साम्राज्य, 3 राज्यों को पढ़ोगे, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, तो इसकी भी आप ट्रिक बना सकते हैं, सीसीपी, है ना। चलिए मान लो आपने कोई बच्चा है वो बीमार है, ठीक है, आपने उसको कोई दवाई ला के दी और वो दवाई मान लो किसी शीशी में है, तो उस बच्चे को हम बोल रहे हैं सीसीपी, है ना, ताकि ठीक हो जाए। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, सीसीपी हम किस में पढ़ेंगे, संगम युग में पढ़ेंगे, जो 600 वर्षों का कार्यकाल है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, इनकी राजधानियां पूछी जाती है। दूसरा, इनका जो साम्राज्य है अलग अलग फसलों के लिए प्रसिद्ध था, कोई हल्दी के लिए प्रसिद्ध है, तो ठीक है, कोई गोल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, तो वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनके राज की चिन्ह है, वो हम जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। संगम के बाद हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य लगभग वही 300 ईस्वी है, तो 300 ईस्वी के आसपास ही पड़ेगा। देखो 300 के आसपास 275 पड़ता है, तो 275 से 469 ईस्वी तक का काल गुप्त साम्राज्य का है। और 469 के बाद लगभग 400 के बाद 500 ही आता है, तो लगभग पुष्य भूति वंश 505 से 647 ईस्वी तक का काल है पुष्य भूति वंश का। चलिए अब पुष्य भूति वंश का जो एक मुख्य राजा है वो हर्षवर्धन, उनकी जो डेथ है वो 647 ईस्वी में हो जाती है। कन्नौज उनकी राजधानी थी, तो जब वो एक्सपायर हो गए, जब उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद जो है उसी कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और वो त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन लोगों में हुआ, पाल, प्रतिहार और राजपूत। तो हम पुष्य भूति वंश के बाद जो कन्नौज उनकी राजधानी थी उसको लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ 3 शासकों में हुआ, 3 वंशों में हुआ, 3 राज्यों में हुआ। तो हम इन तीनों राज्यों को बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार लगभग आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है यहाँ लगभग आपका 70% कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, जब आपका प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत से अगर पहले का इतिहास हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, पूर्व मध्यकालीन भारत। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उससे हम लगभग 400 वर्षों पहले की बात कर रहे हैं, तो लगभग उससे पहली बात कर रहे हैं, तो उसको उस इतिहास को हम क्या बोलेंगे, पूर्व मध्यकालीन भारत बोलेंगे। ठीक है, तो पूर्व मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो हम पढ़ेंगे 800 से लगभग 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप जान लीजिएगा लगभग त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, पाल, प्रतिहार, राजपूत हम पढ़ेंगे, तो ये लगभग 800 ईस्वी तक का इतिहास हमारा कवर हो जाता है, थोड़ा आगे भी जाता है लेकिन 800 तक का कवर हो जाता है। फिर पूर्व मध्यकालीन भारत जो है 800 से 1200 ईसा, सॉरी ये ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। ठीक है, 800 से 1200 ईस्वी तक का। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या है, उत्तर भारत के राज्य, और दूसरा है दक्षिण भारत के राज्य। मतलब पूर्व मध्यकालीन भारत में 800 से लेकर 1200 तक का जो इतिहास है उस इतिहास को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। मतलब एक राज्य में जो उत्तर भारत में रहते हैं, कुछ राज्य में जो दक्षिण भारत में रहते हैं। तो उत्तर भारत में आने वाले जो राज्य हैं उनकी शासक, उनकी राजधानियाँ, उनके शासकों ने क्या क्या किया, हम वो बाकी टॉपिक में करेंगे। भी हम सिर्फ जान लेते हैं कि वो उत्तर भारत में राज्य कौन कौन से थे। तो वो सेन वंश है, गढ़वाल वंश है, परमार वंश है, चौहान वंश है, चंदेल वंश, चालुक्य गुजरात के चालुक्य हैं, और सिसोदिया वंश ये हैं। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो पल्लव है, कल्याणी के चालुक्य है, चोल है और होयसल है। ठीक है, इनकी खासतौर से छोटे एग्जाम जो है उसमें ये आपकी राजधानियाँ पूछ लेता है, इनमें से ज़्यादा गहराई से ना पूछ के, तो ये आपको हम राजधानी भी कराएंगे। बाकी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सेन वंश की जो राजधानी है वो नदिया है, लखनऊ बोल देते हैं, और गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज, परमार वंश की राजधानी उज्जैन, और चौहान वंश की अहिच्छत्र, और चंदेलों की जो है खुजराहो है, चालुक्य गुजरात, इनकी अनिहिलवाड़ा। ठीक है, सिसोदिया वंश की चित्तौड़। ठीक है, और पल्लव वंश, चलिए पल्लव वंश की जो राजधानी है
हाँ, कल्याणी के चालुक्य, अभी इसकी बताएंगे। कल्याणी के चालुक्य जो है इनकी कल्याणी है, चोल वंश की तंजौर है, और होयसल वंश की द्वार समुद्र है। ठीक है, तो द्वार समुद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पल्लव वंश की कांचीपुरम है, कांचीपुरम। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से लगभग ये आपका जो पूर्व मध्यकालीन भारत है उसमें हम दोनों उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्य ये सब हम जान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इनके बाद जो है लगभग ये अरबों का आक्रमण शुरू हो जाता है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो अरबों का जो आक्रमण है वो 636 से शुरू हो जाता है, 636 ईस्वी से शुरू हो जाता है, लेकिन ये असफल आक्रमण थे। ठीक है, ईरान का एक शासक, आपने खलीफा, ईरान का एक खलीफा था, आपने नाम सुना होगा, अल हज्जाज। ठीक है, अल हज्जाज, उस अल हज्जाज ने ही भारत पर आक्रमण करने के लिए कुछ लोगों को भेजा था। पहले शायद दो नाम थे, एक उबैदुल्ला और एक बुदैल, ये दो लोगों को भेजा था। ठीक है, तो भारत का जो उस समय राजा था, उस समय उन्होंने उसकी दोनों की हत्या कर दी थी। फिर लगभग 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम, जो अल हज्जाज का दामाद था, 712 ईस्वी में भारत भेजा था, जिसने अपना लगभग सफल आक्रमण किया था। बाकी का इतिहास हम बाद में जानेंगे। ठीक है, ये फिर वापस चला गया था अपना विजित साम्राज्य को, एक जुनैद नाम का व्यक्ति था उसको देकर चला गया था। ठीक है, अरब आक्रमण ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अरब के बाद हम पढ़ेंगे यामिनी वंश, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खासतौर से पीसेस एक आध क्वेश्चन उठा लेता है। तो यामिनी वंश ये गजनी साम्राज्य, जिसको महमूद गजनवी आपने जो नाम सुना है, ठीक है, वे और उसके कुछ दूसरे अन्य शासक हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सुबुक्तगीन है, अल्पतगीन है, कई सारे शासक, गजनवी है। चलिए उसके बाद देखिए हम तुर्क साम्राज्य पढ़ेंगे। यहाँ आपने मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा, मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बारे में हम यहाँ जानेंगे। और मोहम्मद गोरी जो है भारत पर मुल्तान, सिंध, बठिंडा, दिल्ली, काफ़ी सारे एरियो पर अटैक करता है और काफ़ी जगह विजिट कर लेता है। और जब इसकी डेथ होती है, ठीक है, 1191 में आपने तराइन फर्स्ट, और 1192 में तराइन सेकंड, और 1194 में चंदावर आपने नाम सुना होगा। तो वे सारे युद्ध जो है सारे 91 का हारा, और बाकी लगभग अन्य सभी जो है युद्ध जीतने के बाद भारत के जितने भी साम्राज्य थे वो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका दामाद भी था और उसका गुलाम भी था, ठीक है, तो अपने गुलाम को देकर वो उसकी डेथ हो गई थी। और फिर उसी क्षेत्र उन्हीं साम्राज्य को लेकर फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एक नए वंश की स्थापना की, उसका नाम था गुलाम। ठीक है, राजधानी इन्होंने ज़्यादातर दिल्ली रखी, तो दिल्ली का आसपास का एरिया था तो उसको नाम दिल्ली सल्तनत दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्राचीन भारत समाप्त हो जाता है और उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। मध्यकालीन इतिहास में आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में आप ये गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, काफ़ी सारे एग्जाम में डायरेक्टली आपसे यही पूछ लिया जाता है कि आप इनका क्रम लगाइएगा। आपको ए पे लोधी, बी पे ये इस तरीके से दे देगा और फिर आप ABCD में आप इनका सीक्वेंस लगाएंगे। ठीक है, कार्यकाल कभी पूछ लेता है तो कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए। लगभग 1206 में जो है इसने अपने जो कुतुबुद्दीन ऐबक है गुलाम वंश की स्थापना की और ये वंश चलता रहा लगभग 1290 तक। फिर 1290 से ये 1320 तक खिलजी रहे और 1320 से 1414 तक तुगलक रहे और 1414 से 1451 तक लोधी रहे और 1451 से 1526 तक लोधी रहे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा लगभग मुगल जो है ये 1526 से 1707 तक ये रहे। तो इस तरीके से आपका मध्यकालीन भारत जो है ये समाप्त हो जाएगा। मध्यकालीन इतिहास के बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब देखिए आधुनिक भारत इतिहास जो हमने थर्ड पार्ट में लिखा था, ये आपका थर्ड पार्ट शुरू होगा और इसमें जो है हम क्या पढ़ेंगे, परवर्ती मुगल। तो ये पतन के कारण मतलब ये परवर्ती मुगल जो है लगभग 1707 के बाद इनकी जो शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई थी और अंग्रेज़ों ने जो है इनका फ़ायदा उठाकर इनके क्षेत्र को हड़प लिया और कुछ जगह पे जो है युद्ध, ज़्यादातर जगह पर इनको हराया
ठीक है। तो परवर्ती मुगल जो हमारे बाद के जो राजा थे 1707 के बाद मुगल साम्राज्य में जो रहे, ठीक है, उनका जो इतिहास है वो परवर्ती मुगल, और वही उन्हीं को हम पतन का कारण मानते हैं मुगल साम्राज्य का। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है परवर्ती मुगलों के बाद जो है हमारा जो भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में टूट चुका था। नए राज्य स्थापित हो चुके थे, लेकिन वे राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य थे? नवीन स्वायत्त राज्य, स्वायत्त मतलब स्वतंत्र, स्वायत्त राज्य, ये 18वीं शताब्दी की बात है। तो इसमें अवध राज्य, हैदराबाद है, कर्नाटक है, जयपुर है, भरतपुर है, मैसूर है, पंजाब है। हम इन सब के बारे में जानेंगे कि स्वायत्त राज्य थे, किन्होंने इनकी स्थापना की और क्या उनका इतिहास रहा। हम टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उन टॉपिक्स में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद हम जानेंगे परवर्ती मुगलों के बाद कंपनी का जो आगमन हुआ। कंपनी, देखिए इसमें कंफ्यूजन रहता है, कंपनी आने का क्रम अलग था, कंपनी जब लगाई गई, और जो यूरोपियन लोग थे उनके आने का क्रम अलग था, और कंपनी स्थापित जो हुई थी उनका क्रम अलग था। कुछ लोग जो यूरोपियन लोग थे उनके आने को ही कंपनी का क्रम मान लेते हैं। ठीक है, तो गलत है। अब उसमें हम जब कंपनी का आगमन पढ़ेंगे सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, चलिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा। देखिए अंग्रेजों ने, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था और मालवाड़ी बंदोबस्त, ये सब भारत की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए या फिर अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ नीतियाँ इन्होंने लाई। तो उन नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ब्रिटिश, ये हम सब जानेंगे, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, उसके बाद 1857 का जो विद्रोह है वो हम पढ़ेंगे। फिर 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद जन आंदोलन शुरू हुए, उसमें कुछ गैर आदिवासी थे, कुछ आदिवासी थे, उसके बाद कुछ किसान आंदोलन थे, तो हम सब वो जानेंगे। उसके बाद अंग्रेजी समय में शिक्षा का विकास अंग्रेजी समय में, आपने सुना होगा कि अंग्रेजों ने चार्ल्स वुड डिस्पैच आपने सुना होगा, एक हार्टोग आयोग सुना होगा आपने, सर्जेंट आयोग सुना होगा, ठीक है, रेले आयोग सुना होगा। तो ये सब जो है अंग्रेजों द्वारा गठित किए गए आयोग, ताकि भारतीय शिक्षा में सुधार लाया जा सके। वो हम सारे जो है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का काल, इसमें आप जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इन्होंने समाज को एक तरीके से जगाने का काम किया। इन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचलन किया कि इन प्रथाओं का त्याग करना चाहिए, ऐसे मिलजुल के रहना चाहिए, इन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। तो फाइनली इन्होंने जो है पुनर्जागरण का काम किया, जनता को जगाने का काम किया। तो इसलिए 19वीं शताब्दी का हम इसको पुनर्जागरण काल मानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, आगे आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो काल है 1985 से लगभग 1947 तक ये चला, आज़ादी तक चला, क्योंकि सब ये आंदोलन के माध्यम से हमें भारत को आज़ादी मिली। तो इन्होंने ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला 1985 से 1905, 1905 से 1919 और 1919 से 1947 तक। ठीक है, चलिए तो पहला इसमें ये कांग्रेस युग है, क्योंकि इसमें कांग्रेस की स्थापना हुई 1985 से 1905 तक कांग्रेस युग। फिर 1905 से 1919 तक इसमें कांग्रेस में फूट पड़ी, कांग्रेस जो है 2 विभागों में बट गई, और उनका मिलना जुलना ये चलता रहा कि फिर 1916 में आके मजूमदार करके एक नाम था उनकी अध्यक्षता में 1916 में आके फिर मिले, 1907 में इनमें आपस में फूट पड़ी। ठीक है, तो इसको ये कांग्रेस के फूट का टाइम था, ये कांग्रेस के विभाजन का समय था 1905 से 1919। 1919 से 1947 को हम इसको गांधी युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर सर्वाधिक आंदोलन किए अपने, जितने भी आंदोलन थे वो लगभग 1919 से 1947 तक रहे, चाहे वो आपका संघ आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, या फिर अन्य कोई भी आंदोलन हो। ठीक है, तो इसीलिए हम इस काल को जो है गांधी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये संपूर्ण भारत का जो इतिहास है ये पूरा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे मन के साथ में आप इसको तैयार करेंगे, और ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप लोग जो है अपना एक नोटबुक अलग से रखिएगा,
ताकि इसके आप नोट्स बना लें और फ्यूचर में आपको कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप उसका रिवीजन अच्छे से कर सकें और अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक बेस्ट ऑफ लक।